एआईसीसी में मेरे साथी और हिमाचल के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी बहन रजनी पाटिल जी, यहाँ पे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे एनएसवाई यूथ कांग्रेस के जमाने के साथी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, स्पीकर कुलदीप पठानिया जी, सेक्रेटरी चेतन चौहान जी, विविध चौधरी जी, कर्नल शांडिल्य जी, यहां पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेतागण, पूर्व सैनिकगण, शहीद परिवार के उपस्थित साथीगण, भाई और बहन, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हम 15 चुने हुए स्थानों पर जय हिंद सभा करेंगे। वहां पर सैनिकों को, शहीद परिवारों को हम सम्मानित करेंगे और सेना के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, इसको फिर से दोहराएंगे। साथियों, जब ये 15 शहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर तय हो रहे थे और ये तय हो रहा था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर्स और सीनियर लीडर्स अलग अलग स्थानों पे जाएं, तो मुझसे पूछा गया कि आप कहां जाना चाहेंगे। मेरे सामने जब लिस्ट आई, मैंने सबसे पहले कहा कि मैं शिमला जाऊंगा, मैं हिमाचल जाऊंगा, मैं वीरों की भूमि में मैं जाऊंगा, मैं शहीदों की भूमि में मैं जाऊंगा। और शिमला इसलिए भी जाऊंगा क्योंकि शिमला के अंदर इंदिरा जी की, जिनकी फोटो यहां पे लगी हुई है, इंदिरा जी के शिमला समझौते को पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया के अंदर 2 जुलाई को जब शिमला समझौता यहां पर हुआ तो पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना, इंदिरा गांधी का लोहा माना। शिमला समझौता यहां पे हुआ, वीरों की भूमि, शहादतों की भूमि, शहीदों की भूमि में वहां जाकर के अपनी बात को रखूंगा। साथियों, हमारे देश के अंदर सेना की एक बहुत बड़ी भूमिका, सेना की बहादुरी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही और उस बहादुरी के इतिहास में 1200 से ज्यादा वीरता के पुरस्कार लिए हुए हिमाचल का की एक बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ी दास्तान इसके अंदर लिखी जाती रही है, जिसको हम सब लोग गर्व के साथ पूरे देशवासी कहते हैं। साथियों, ये सर्जिकल स्ट्राइक कोई अभी की नहीं, ये हमारे सेना के लोगों की कुर्बानी, सैनिकों की कुर्बानी कोई अभी की नहीं है। जब से भारत आजाद हुआ है, हमारे देश ने पाकिस्तान को लोहे के चने चबवाए हैं और पाकिस्तान को जाकर के उसकी धरती के ऊपर नेस्तानेबूद किया है और ये हमारे सैनिकों ने किया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बार बार होता रहा। हम लोगों ने कभी भी, कांग्रेस पार्टी ने इसकी राजनीति नहीं करी, क्योंकि हम सेना, जब जहां पर सेना का काम होता है वो सेना का काम होता है, उसको श्रेय मिलना चाहिए, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए और सैनिकों को क्रेडिट मिलना चाहिए, शहीदों को मिलना चाहिए, उनके परिवारों को मिलना चाहिए और किसी को भी उसका क्रेडिट, श्रेय का इतना सा भी हिस्सा किसी और को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी सैनिक देते हैं। कुर्बानी के साथ साथ अपने जान पे खेल करके सरहदों के ऊपर रक्षा सैनिक करते हैं, कोई और नहीं करता। इसलिए कांग्रेस पार्टी कभी भी हम लोग उसको श्रेय लेने की होड़ में हम लोग नहीं रहते। मैं आपको आज बताना चाहूंगा, सर्जिकल स्ट्राइक की अगर हम इससे पहले की कहानी में जाएं, दास्तान में जाएं, जबकि लोहे के चने हम लोगों ने पाकिस्तान को चबवाए, जून 2008 में पुंछ में भट्टल सेक्टर के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करी। अगस्त सितंबर 2011 के अंदर शारदा सेक्टर, नीलम नदी घाटी के पार केल के अंदर हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। जनवरी 2013 के अंदर सावन पात्रा चेक पोस्ट के ऊपर हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। जुलाई 2013 में नाजापीर सेक्टर के अंदर हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। अगस्त 2013 में नीलम घाटी के अंदर जाकर के हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी और जनवरी 2014 में फिर नीलम घाटी में जाकर के हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी। और हमारी सेना ने जब जब सर्जिकल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान के हमारे अपने दुश्मनों को हम नस्ताबूद करके हम वापस लौटे। ये हम लोगों की सेना की दास्तान है, जिसको हम लोगों के ऊपर गर्व है। हम लोग कभी उसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं करी, कभी राजनीति नहीं करी। जहां तक के टेररिज्म से रिलेटेड वायलेंस की बात, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि किस प्रकार से
महात्मा गांधी जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेकर के राजीव गांधी तक और हमारे परिवार जैसे ऐसे कांग्रेस के सैकड़ों परिवार हैं जिन लोगों ने देश की आजादी के बाद देश की एकता के लिए रक्षा करते करते शहीद हुए। टेररिज्म की अगर वायलेंस की बात करें तो 2001 के अंदर 5,504 लोगों की जाने गई टेररिज्म की वायलेंस में। हमारी सरकार रही, हम लोग 10 साल रहे। 2014-15 के अंदर हम लोगों ने घटा करके 5,504 से घटा करके 729 तक लेकर के आए, लेकिन कभी भी हम लोगों ने इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी हमारे को कि हम अपना पीठ थपथपाएं और कहें कि हम लोगों की वजह से ये हुआ, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी के जवान, ये लोग मुख्यतः आगे काम करते हैं, शहादत देते हैं, सरहदों पे लड़ते हैं, जिसकी वजह से टेररिज्म को हम रोक पाते हैं, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को भी हम नाको चने चबाते हैं। हमारी कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग 3 बार 22 अप्रैल के बाद में हुआ, एक नहीं 3 बार, और हर सीडब्ल्यूसी मीटिंग के अंदर यह तय हुआ कि हम सेना के साथ में खड़े हैं। हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने ऑल पार्टी मीटिंग की डिमांड करी, ऑल पार्टी मीटिंग करी और वहां पर जाकर के हमने कहा हम भारत सरकार के साथ खड़े, हम सेना के साथ खड़े हैं और जो भी भारत सरकार कार्रवाई करेगी हम उसके साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है, उन ताकतों को छोड़ना नहीं है जो ताकतें हमारे देश के अंदर घुस करके पीठ पीछे हमारे सिविलियंस की हत्या करती हैं, उनको शहादत करती हैं, हमको उनको छोड़ना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 3 रेजोल्यूशन पास करके किया। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, हमारे नेता राहुल गांधी जी वहां पर गए, खड़गे जी वहां पर गए, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री उस दिन बिहार जाकर के पॉलिटिकल मीटिंग अपने कर रहे थे, लेकिन हमारे नेताओं ने कहा नहीं, आज देश को जरूरत है, एकता की जरूरत है। हमारे नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी दोनों ऑल पार्टी मीटिंग में एक बार नहीं 2 बार गए और जाकर के कहा कि हम लोग कांग्रेस पार्टी देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी साथ में खड़ी है, आप पाकिस्तान के खिलाफ जिस हद तक के जा सकते हो आप जाओ, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, आतंकवादियों को छोड़ना नहीं है। हम लोगों ने इस बात को कहा और पूरी ताकत के साथ में सरकार के साथ में खड़े रहे। राहुल गांधी जी उसके बाद पहलगाम से लेकर के पुंछ तक 2 बार कश्मीर गए। लखनऊ से करनाल जो पीड़ित परिवार हैं, शहीद परिवार हैं पहलगाम के, उनके घर जाकर के राहुल गांधी जी ने कोशिश करी कि उनके आंसू पहुंचे जाए। लेकिन हम राजनीति की बात नहीं करना चाहते, लेकिन बेहतर होता कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी समय निकाल करके पुंछ चले जाते। बेहतर होता कि हमारे प्रधानमंत्री जी जाकर के उन शहीदों के घर में कुछ के जाकर के उनके आंसू पहुंचाते। बेहतर होता कि प्रधानमंत्री जी समय निकाल करके पहलगाम भी अगर वो आते तो बेहतर होता कि प्रधानमंत्री जी देश को लीड जब कर रहे हो, क्योंकि जहां पर एक तरफ सेना आगे चलती है उसके साथ कदम ताल मिला करके हमारे देश की सरकार को, हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को चलना चाहिए। तभी देश के अंदर सेना का मनोबल हम बढ़ाएंगे, ना केवल सेना को आगे बढ़ करके और वो केवल सेना को आगे चढ़ा करके बाकी पीछे श्रेय लेने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हमारी सेना आगे चल रही है तो उसके साथ ताल मिला करके हमारी सरकारें, हमारी राजनीतिक पार्टियां सभी के सभी सड़क पे, पार्लियामेंट में, पब्लिक मीटिंग्स में लोगों के बीच में जाकर के सेना का धैर्य बढ़ाए, उनका उत्साह बढ़ाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। एक और चीज हम लोगों को देख करके थोड़ा सा दुख हुआ, दुनिया के सभी मुल्कों ने पहलगाम हादसे की निंदा करी। सभी ने कहा, कहीं पर भी दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं था जिसने पहलगाम हादसे की निंदा नहीं करी, लेकिन एक भी मुल्क ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान की निंदा करी हो कि उसने पहलगाम के अंदर इस तरीके का कार्य किया है। क्या ये हमारे विदेश नीति की हमारी विफलता नहीं? क्या ये बेहतर नहीं होता कि जहां पर पूरी दुनिया के मुल्क कह रहे थे कि पहलगाम के अंदर सिविलियंस की हत्या नहीं होनी चाहिए, उनको शहादत देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वहीं पर साथ साथ में दुनिया के मुल्कों को समझाया जाता था कि दुनिया के मुल्क ये भी कहते कि इसके अंदर पाकिस्तान का भी योगदान है, पाकिस्तान का भी हाथ है, ये बेहतर होता। दुख की बात यह है कि 1971 में जब पूरी दुनिया भारत के साथ में खड़ी हुई थी, सिवाय अमेरिका के, आज भारत के साथ कोई खड़ा हुआ दिख नहीं रहा था। आज पाकिस्तान ने
मैनेज कर लिया कि उसके साथ चाइना खड़ा हुआ था, उसके साथ टर्की खड़ा हुआ था, उसके साथ अजरबैजान खड़ा हुआ था, लेकिन भारत के साथ खड़े होकर के किसी ने पाकिस्तान की निंदा नहीं करी। इन सब चीजों को देख करके दुख होता है और प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते हम लोगों का ये फर्ज बन जाता है कि ये हम बातें अपनी सरकार को बताएं या बातें जनता के माध्यम से सरकार को बताएं, ताकि सरकार इस बात को चेते, ताकि आगे से ये सब चीजों गलती ना हो, ताकि आगे से सरकार मजबूती के साथ खड़ी रहे, समझा पाए दुनिया के और मुल्कों को कि किस प्रकार से पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान को $2.3 बिलियन यानी लगभग 20,000 करोड़ का लोन आईएमएफ से मिल गया। 25 देश आईएमएफ के लोन को तय करते हैं। दुख की बात यह है कि पहलगांव हादसे के बाद में एक भी मुल्क, भारत ने तो बॉयकॉट कर दिया, लेकिन एक भी मुल्क ये नहीं किसी ने कहा कि पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोन बेशक पाकिस्तान किसी और चीज के नाम पे ले, लेकिन जो पैसा बचाएगा उस पैसे का इस्तेमाल सैन्य औजार, हथियार खरीद करके भारत के खिलाफ में करेगा। और बेहतर होता कि ये $2.3 बिलियन 20,000 करोड़ रुपए की राशि कोई कम नहीं होती, वो राशि भारत को पूरी ताकत के साथ लगा करके पाकिस्तान को न मिल जाए, क्योंकि वो पैसा अंततः भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला पैसा है। उस चीज को हम लोगों को रोकना चाहिए। ये एक दुख की बात है। द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF जिसको कहते हैं, ये लश्कर-ए तोयबा का एक ऑफशूट है। TRF ने पहलगांव हमले की जिम्मेवारी ली और ये TRF वही है जिसने 9 जून 2024 को रियासी के अंदर वहां पे पिलग्रिम जो कि जा रहे थे, हिंदू पिलग्रिम्स, उनकी हत्या करी और उसकी जिम्मेवारी ली। दुख की बात यह है कि TRF को अभी तक हम लोग यूनाइटेड नेशन छोड़िए, यूनाइटेड स्टेट से भी हम लोग उसको बैन नहीं करवा पाए हैं, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम अभी तक के उसको डिक्लेयर नहीं करवा पाए। 14 मई को यूनाइटेड नेशंस में हम लोगों ने कोशिश करी कि TRF को बैन कर दिया जाए, यूनाइटेड नेशंस उसको बैन कर दिया जाए, लेकिन भारत की कहना किसी ने नहीं माना। ये सब चीजें देख करके दुख होता है। एक भी व्यक्ति जिसने 26 हमारे लोगों को शहीद करे, सिविलियंस को शहीद करे, अभी तक के एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया। एक भी आतंकवादी अभी तक के उसको पकड़ करके उसको हम लोग सजा नहीं दे पाए। TRF जो कि ऑर्गेनाइजेशन बैन होनी चाहिए, जिसने जिम्मेवारी ली कि उन्होंने ये किया, उसको हम अभी तक के बैन नहीं करवा पाए। ये देख करके दुख होता है और इवन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका भी उसको नहीं कर पाया। अब हम बात करते हैं शिमला समझौते की। शिमला समझौते के अंदर 3 मुख्य चीजें हुई थी। सबसे पहले तो भारत पाकिस्तान हमेशा द्विपक्षीय बातचीत करेगा, कश्मीर का मसला द्विपक्षीय रहेगा। तीसरा पक्ष मध्यस्थता बाहर की बिल्कुल नहीं होगी। ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत, उस वक्त 1971 के युद्ध में जो लोग शहीद हुए, जो हमारे सैनिक शहीद हुए, उन लोगों की शहादत का ये नतीजा था कि भारत और पाकिस्तान ने ये लिख करके यहां पे शिमला में कहा कि ये द्विपक्षीय रहेगी, तीसरा कोई पक्ष इसमें नहीं आएगा। दूसरा, लाइन ऑफ सीज फायर को लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया गया। ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को यह हुआ कि जो UNOMIP नाम की संस्था को जो मैंडेट UNOMIP है, यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स ऑफ मिलिट्री फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, ये 1947 में बना था और ये ऑब्जर्वर्स, मिलिट्री ऑब्जर्वर्स दुनिया भर के, इनको यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट मिला था कि लाइन ऑफ सीज फायर के ऊपर जाकर के निगरानी करे कि ये सीज फायर वायलेशन तो नहीं हो रही। 2 जुलाई को इंदिरा जी ने एक झटके के साथ इस UNOMIP को खत्म कर दिया, इसके मैंडेट को खत्म कर दिया। यूनाइटेड नेशंस की मिलिट्री को भारत के, पाकिस्तान के लाइन ऑफ सीज फायर पहले जो कहा जाता था उसमें आने की कोई जरूरत नहीं थी। एक झटके के साथ में इंदिरा जी ने और भारत सरकार ने, हमारी सेना ने ये कर दी। तीसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट, 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया गया था, उसको छोड़ दिया। भारत ने अपनी मानवता का और अपनी ताकत का सबूत पूरी दुनिया को दिया। ये इसी शिमला के अंदर हुआ 2 जुलाई 1972 को। ये भारत ने सबसे बड़ा अचीव किया। लेकिन आज जैसे रजनी पाटिल जी कह रही थी, पाकिस्तान कह रहा है कि हम शिमला समझौते को नहीं मानते। चलो, पाकिस्तान कह रहा है
हम लोगों ने पानी उनका बंद किया, वो कह रहा है। लेकिन भारत ने क्यों मान लिया? भारत ने क्यों मान लिया कि ट्रंप मध्यस्थता करेगा? भारत ने क्यों यह मान लिया कि अमेरिका मध्यस्थता करेगा? 10 मई को 5:25 पे सबसे पहले ट्रंप अनाउंस करता है कि सीज फायर हो गया। उसके बाद 5:38 पे पाकिस्तान का विदेश मंत्री अनाउंस करता है। फिर उसके बाद 5:58 पे भारत का विदेश सचिव अनाउंस करता है कि सीज फायर हुआ है। पहली बार 75 साल के इतिहास में यह हुआ है कि हमारे सैनिकों की कुर्बानी को एक तरीके से खत्म कर दिया गया और हमारी सीज फायर की अनाउंसमेंट, भारत के ऊपर सीज फायर थोपने की अनाउंसमेंट अमेरिका कर रहा है, भारत के ऊपर सीज फायर थोपने की अनाउंसमेंट पाकिस्तान कर रहा है। तो हम लोगों ने खुद एक तरीके से अपने आप शिमला समझौते को रद्द कर दिया। इससे ज्यादा बड़ी दुख की बात आज नहीं हो सकती है, ये हम लोग कहना चाहते हैं। आज अगर भारत के और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका को हम मध्यस्थता करने के लिए दे, तो क्या श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस वक्त जो 7वां बेड़ा अमेरिका का आ रहा था उसको आंखें दिखा करके कह दिया कि आपको यहां पे आने की कोई जरूरत नहीं, अमेरिका को डरा दिया, किसी की भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया, यहां पर बैठ करके 90,000 सैनिकों को यहां पर बैठ करके बंधक बना करके कहा कि हम इसको छोड़ेंगे और पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल दी। क्या आज उन सैनिकों की शहादत आज व्यर्थ नहीं गई? जब अमेरिका बैठ करके ये कहता है कि हमने ट्रेड व्यापार की जब धमकी दी तो हम इंडिया और पाकिस्तान को हम इकट्ठा कर पाए। और ये ट्रंप ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार बार कहा कि मैंने जब धमकी दी कि ट्रेड व्यापार में बंद कर दूंगा तो इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में सीज फायर कर लिया। यही नहीं, ट्रंप ने, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने 24 मई को न्यूयॉर्क के कोर्ट में लिखित हलफनामा दिया है कि ट्रंप ने धमकी जब दी भारत को और पाकिस्तान को कि मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, तब जाकर के सीज फायर हुआ। लिखित हलफनामा न्यूयॉर्क में 24 मई को डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर दिया। तो क्या आज भारत की अस्मिता व्यापार से हल्की हो गई? क्या आज भारत की सार्वभौमिकता भारत के ट्रेड से कम वहां की जा रही है? क्या भारत की अस्मिता, भारत की सार्वभौमिकता, भारत की सोवरेनिटी को खत्म कर दिया गया है कि ट्रेड से? और ट्रेड में किसको फायदा होगा? किन लोगों को फायदा पहुंचाने की ये कोशिश करी जा रही है? आज हम लोगों को ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। साथियों, ये सब चीजें इसलिए मैंने बोली कि आज तक हमें यह समझ में नहीं आया है कि सीज फायर की कंडीशंस क्या है। सीज फायर किया है तो सीज फायर किन शर्तों पे किया गया? सीज फायर किया है तो उससे वापस भारत को क्या मिल रहा है? सीज फायर जब किया है तो क्या हमारे सैनिकों को, क्या हमारे सैन्य बल को, क्या हमारे सेनापतियों से पूछा गया? जब कुर्बानी देनी है तो सेना कुर्बानी दे, शहादत देनी है तो शहादत हमारी सेना दे। और जब सीज फायर करना है तो व्यापार की शर्तों के ऊपर किसको फायदा पहुंचाने के लिए सीज फायर किया जा रहा है? ये आगे आने वाला सवाल, इतिहास इस चीज को जरूर पूछेगा। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।